न्यूमेरिकल्स ऑफ AC. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इन अ सीरीज RC सर्किट R इज इक्वल टू 30 ओम। तो एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस है, ये सीरीज RC सर्किट हो गया और इसमें एक AC ऑसिलेटर लगा हुआ है, इसको बोलते हैं सीरीज RC सर्किट। R गिवन है 30 ओम, R is equal to 30 ohm and C is equal to 0.25 microfarad. तो माइक्रो का मतलब हो गया 0.25 into 10⁻⁻6 फैरेड। वोल्टेज 100 वोल्ट दिया हुआ है, ये अप्लाइड वोल्ट है। जो वोल्टेज दिया हुआ है 100 वोल्ट, इसका ये मतलब है कि इसका जो VRMS है ये 100 वोल्ट है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं बताया गया है वोल्टेज के बारे में तो उसको हम RMS वैल्यू लेंगे, यानी कि V इज इक्वल टू 100 वोल्ट दिया हुआ है तो ये इसकी RMS वैल्यू होगी। ओमेगा दे रखा है 1,000,000 रेडियन पर सेकेंड, तो ये हो गया 10⁵ रेडियन पर सेकेंड। फाइंड द करंट इन द सर्किट। क्वेश्चन में करंट पूछा गया है, सर्किट में करंट कितनी होगी, एंड कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। ये रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज पूछा है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा और कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा। VR और VC की वैल्यू पूछी। तो देखिए जो नेट करंट है उसका फॉर्मूला होता है, अगर एक से ज्यादा कंपोनेंट होंगे तो हमें इंपीडेंस निकालना होता है। जैसे करंट की वैल्यू होती है I इज इक्वल टू V/R, तो यहाँ पे R की प्लेस पे इंपीडेंस आ जाएगा। तो वोल्टेज तो गिवन है 100 वोल्ट गिवन है, अब हमें इंपीडेंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंपीडेंस का फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल टू √XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये एक जनरल फॉर्मूला है सीरीज LCR सर्किट के लिए, तो इसमें जो भी कंपोनेंट नहीं होगा उस कंपोनेंट को हम जीरो कंसीडर कर लेंगे। जैसे इसमें XL नहीं है, XL 0 हो गया, तो ये 0 माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होगा, तो इसका Z का फॉर्मूला हो जाएगा √XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब देखिए इसमें R की वैल्यू दी हुई है, R 30 ओम में, तो R तो दे रखा है 30 ओम में, XC हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो XC का फॉर्मूला होता है XC इज इक्वल टू 1/ω/c। ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 10⁵ और C दिया हुआ है 0.25 into 10⁻⁻6, तो 0.25 into 10⁻⁻6। तो देखिए 10⁵ और 10⁻⁻6 ये हो जाएगा 10⁻⁻1 और 0.25 को लिख सकता है 25 into 10⁻⁻2, फिर 10⁻⁻2 -1 -3 हो गया, ये ऊपर जाके 10⁻3 हो जाएगा, डिवाइड बाय 25, तो 1000/25 यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 40 ओम। XC 40 ओम के इक्वल आ गया। ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, XC तो 40 हो गया, 40 स्क्वायर, और रजिस्टर की वैल्यू दे रखी है 30 ओम, ये 30 स्क्वायर। 1600 और 900, 2500 का अंडर रूट आ जाएगा 50, तो Z की वैल्यू हो जाएगी 50 ओम। तो I हो गया V यानी कि 100 वोल्ट और Z हो गया 50, तो ये 2 एम्पियर होगी। तो इसके सर्किट में जो करंट होगी उसकी RMS वैल्यू, कुछ नहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये RMS वैल्यू है, तो IRMS की वैल्यू 2 एम्पियर हो गई। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। अब पूछा है कि R के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, तो R के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो I इंटू R हो जाए, तो करंट हो गया 2 एम्पियर और रजिस्टर की वैल्यू हो गई 30,
तो ये 60 वोल्ट हो गया। तो रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 60 वोल्ट हो जाएगा। फिर पूछा है कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज हो। तो कैपेसिटर में भी ये फॉर्मूला लगाएंगे I इंटू आर वाला, लेकिन आर की प्लेस पे XC आ जाएगा। ये XC, इसको बोलते हैं कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। तो आर की प्लेस पे ये काम करेगा कैपेसिटर के अंदर I इंटू XC। तो I की वैल्यू 2 हो गई और XC की वैल्यू 40। तो 40 इंटू 2 कितना हो गया, 80 वोल्ट हो। तो यहाँ पे देखिए कि ये 100 वोल्ट है और इसमें 60 और 80, ये 60 वोल्ट है, ये 80 वोल्ट है। तो इसमें अलजेब्राइक सम नहीं होता। 100 वोल्ट 60 और 80 में क्या रिलेशनशिप आएगा, ये जो नेट वोल्टेज है वो अंडर रूट VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर के इक्वल होगा, और V VC प्लस VR के इक्वल नहीं होगा। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगता है, जो कंपोनेंट 0 है उससे ये VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो फेज की वजह से ये वाला फॉर्मूला इसमें काम करेगा। अंडर रूट 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर निकालोगे तो अप्लाइड वोल्टेज आ जाएगी, यानी कि 100 वोल्ट आ जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। A resistor of 200 ohm and a capacitor of 15 माइक्रोफैरेड। तो देखिए रेजिस्टेंस दिया हुआ है 200 ओम का और कैपेसिटर दिया हुआ है कैपेसिटी 15 माइक्रोफैरेड। तो माइक्रो का मतलब हो गया 10⁻⁻6 फैरेड। आर कनेक्टेड इन सीरीज टू आर 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स। तो VRMS की वैल्यू दे रखी है 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दे रखा है 50 हर्ट्ज। इससे अगर ओमेगा निकालेंगे तो ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो 2 पाई इंटू 50, ये 100 पाई रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू होगी। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। करंट बताना है सर्किट में कितना होगा, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। और लास्ट में पूछा है इज द अलजेब्राइक सम ऑफ दीस वोल्टेजेस मोर देन द अप्लाइड वोल्टेज। तो अलजेब्राइक सम अप्लाइड वोल्टेज से ज्यादा होगा क्या, हाँ ज्यादा ही होता है। इफ यस सॉल्व द पैराडॉक्स। तो उसमें बताना है कि भाई जो वोल्टेज है वो VR प्लस VC के इक्वल नहीं होगा, VR इज इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, बस इसमें XC कैलकुलेट करने के लिए आपको एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। तो ओमेगा की वैल्यू हो गई 100 पाई और C हो गया 15 इंटू 10⁻⁻6। तो ये 10⁻⁻4 ऊपर जाके 10⁻4 आ जाएगा, डिवाइड बाय 15 इंटू पाई आ जाएगा। ये XC की वैल्यू होगी। जब हम Z कैलकुलेट करते हैं तो हमें XC स्क्वायर निकालना होगा। तो XC स्क्वायर हो जाएगा 10⁻4 अपॉन 15 इंटू पाई का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁸ डिवाइडेड बाय 15 का स्क्वायर 225 और ये पाई स्क्वायर। तो देखिए पाई जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10 के इक्वल होता है, 9.86 समथिंग होता है, तो उसको हम 10 लिख सकते हैं। ठीक है, पाई स्क्वायर को देखिए, पाई स्क्वायर कितना होता है, पाई स्क्वायर होता है 3.14 इंटू 3.14। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा और उसको हम अप्रोक्सीमेट करके 10 के इक्वल लिख देंगे। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी। 10⁸ डिवाइड बाय 225 इंटू पाई स्क्वायर को 10 लिख देंगे। तो XC स्क्वायर हो जाएगा 10⁸ 225 10। तो ये 10⁻7 बचेगा, 10 से इसको कैंसिल कर देंगे, 10⁻7।
अब इसमें से अगर 1000 अलग कर लिया जाए, ये 1000 अलग कर लो तो 10⁴ बचेगा और 225। इसको 25 से कैंसिल करेंगे तो ये 40 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। तो 4/9 इंटू 10⁵, ये x² की वैल्यू आ जाएगी। अब z कैलकुलेट करिए, तो z हो जाएगा z इज इक्वल टू √xc² प्लस r²। xc की वैल्यू डाल दीजिए, तो ये 4/9 इंटू 10⁵, और r की वैल्यू डाल दीजिए, तो r हो गया 200। 200 को हम 2 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे, r का स्क्वायर, तो 4 इंटू 10⁴ आ जाएगा। तो इसमें देखिए 4 इंटू 10⁴ कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 10/9 प्लस 1। तो इसका अंडर रूट करोगे तो 4 इंटू 10⁴, यानी कि 2 इंटू 10² आ जाएगा, और अंदर बचेगा अंडर रूट 9 और 10, 19/9। ये z की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम लिख देंगे अंडर रूट 9/2 इंटू 10² और अंडर रूट 19/3। अब करंट की वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो करंट हो जाएगा I इज इक्वल टू V/Z। V की वैल्यू दे रखी है 220 वोल्ट, और Z आ जाएगा 2/3 इंटू 10² इंटू अंडर रूट 19। ये 10² 100 हो जाएगा, और ये अंडर रूट 19। इसको सॉल्व करके करंट की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसके बाद इसने पूछा है कि आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, रजिस्टर के अक्रॉस आरएमएस वोल्टेज कितना होगा। तो रजिस्टर के अक्रॉस आरएमएस वोल्टेज हो जाएगा VR इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R। ठीक है, I यहां से कैलकुलेट हो जाएगा, और R की वैल्यू ये दे रखी है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, VR आ जाएगा, और फिर VC पूछा है तो ये I इंटू XC। XC ये कैलकुलेट करा हुआ है, तो I इंटू XC से VC आ जाएगा। फिर उसने पूछा है कि इस, तो जो अप्लाइड वोल्टेज है वो एल्जेब्राइक सम के इक्वल है क्या, नहीं इक्वल है। V इज नॉट इक्वल टू VC प्लस VR, तो जो अप्लाइड वोल्टेज है दैट इज नॉट इक्वल टू द एल्जेब्राइक सम ऑफ द वोल्टेजेस। फिर पूछा है कि उस पैराडॉक्स को सॉल्व करिए, तो जो V है वो किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू अंडर रूट VC² प्लस VR² के इक्वल। तो ये इनका करेक्ट रिलेशनशिप होगा। ठीक है, ये अंडर रूट 19 की वैल्यू आप कैलकुलेट करके और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो करंट आ जाएगी। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। In the given circuit, the potential difference across the inductor and resistor. इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 200 वोल्ट, और रजिस्टर के अक्रॉस दिया हुआ है 150 वोल्ट। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट IRMS दिया हुआ है 5 एम्पियर। कैलकुलेट द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट और एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। फेज एंगल पूछा है वोल्टेज और करंट के बीच में। तो देखिए VL और VR से हम नेट वोल्टेज निकाल सकते हैं। जो नेट वोल्टेज है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट VL माइनस VC² प्लस VR²।
VC इसमें है नहीं, तो VL माइनस 0 स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। VL की वैल्यू, तो VL हो गया 200 और VC हो गया 150। 200 हो जाएगा 40000 और ये हो जाएगा 22500, तो 62500 वोल्ट, यानी कि 250 वोल्ट आ गया। तो जो नेट वोल्टेज है वो 250 वोल्ट है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब ये आरएमएस वैल्यू है। तो आरएमएस वैल्यू हो गई 250 वोल्ट। अब करंट कैलकुलेट करना है। करंट दिया हुआ है, आईआरएमएस होता है वीआरएमएस डिवाइडेड बाय जेड, इम्पीडेंस। हमें इम्पीडेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इम्पीडेंस आ जाएगा वीआरएमएस डिवाइडेड बाय आईआरएमएस। अब देखिए वीआरएमएस की वैल्यू भी हमने निकाली हुई है 250 वोल्ट और आईआरएमएस क्वेश्चन में दिया हुआ है आईआरएमएस 5 एम्पियर के बराबर। तो 250 डिवाइडेड बाय 5 तो 50, और इम्पीडेंस बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह इसकी यूनिट होती है, तो ये 50 ओम है। तो इम्पीडेंस की वैल्यू हो गई 50 ओम। फिर उसने फेज डिफरेंस पूछा है कि दोनों का फेज डिफरेंस कितना होगा। तो VL और VR का देखिए जरा, ये VL है, ये VR। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वोल्टेज है V, ये VR और I सेम फेज में होते हैं, तो ये V और I के बीच का जो फेज एंगल है वो 5 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है ये VL को बताएगा, ये वाला जो डिस्टेंस है ये VR को बताएगा। तो इससे हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज करके फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो tan फाई किसके इक्वल हो जाएगा? tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि VL अपॉन VR के इक्वल हो जाएगा। VL की वैल्यू क्या है? VL इज 200 वोल्ट एंड VR इज 150 वोल्ट। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये 4/3 के इक्वल आ जाएगा। tan फाई इज इक्वल टू 4/3, therefore फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। और ये जो 4/3 है ये 53 डिग्री की वैल्यू होती है। tan 53 डिग्री 4/3 के इक्वल होती है। तो आप इसको tan इनवर्स 4/3 भी लिख सकते हो, और अगर याद आ जाए तो 53 डिग्री। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एन एसी वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो वोल्टेज दे रखा है 100 वोल्ट, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसको आरएमएस वैल्यू लेंगे। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रखी है, तो इससे हम ओमेगा निकाल सकते हैं 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो ये 100 पाई रेडियन पर सेकेंड होगा। कनेक्टेड अक्रॉस आर 20 ओम रेजिस्टर। रेजिस्टेंस दिया हुआ है 20 ओम एंड 2 मिली हेनरी इंडक्टर। 2 मिली हेनरी, मिली का मतलब हो गया 10⁻³ हेनरी। ये इंडक्टर की वैल्यू दी हुई। कैलकुलेट इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। एक तो इंपीडेंस कैलकुलेट करना है और दूसरा आरएमएस करंट इन द सर्किट, आईआरएमएस की वैल्यू पूछी। तो देखिए इंपीडेंस का फॉर्मूला होगा Z इज इक्वल टू अंडर रूट XL माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसमें XC नहीं है तो XL स्क्वायर हो जाएगा प्लस R स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज XC इज इक्वल टू 0। अब XL की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। XL किसके इक्वल होता है?
एक्सएल होता है एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू होगी 100 पाई और एल की वैल्यू होगी 2 इंटू 10⁻³ तो ये 2 और ये 2 इंटू 10⁻⁻1 पाई, ये एक्सएल की वैल्यू होगी। तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। एक्सएल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू 10⁻² और पाई का हो गया पाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हो गई 20 तो ये 20 स्क्वायर होगा। तो 4 इंटू 10⁻² और पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 के इक्वल हो जाएगी। और ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। तो देखिए 10 से ये इसको कैंसिल करोगे 4 इंटू 10⁻² इंटू 10 तो ये 4 इंटू 10⁻1 होगा प्लस 400। ये 0.4 प्लस 400 तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। 400 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा और 400 के रिस्पेक्ट में 0.4 नेग्लिजिबल होगा तो इसलिए हम इसको 20 ओम लिख देंगे। तो इम्पीडेंस आ जाएगा 20 ओम। 20 से थोड़ा ज्यादा होगा लेकिन वो 20 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होगा, इसलिए हम 400 के रिस्पेक्ट में 0.4 को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो 400 का अंडर रूट आ जाएगा 20 ओम। तो Z की वैल्यू 20 ओम आ जाएगी। आरएमएस करंट इन द सर्किट, सर्किट में आरएमएस करंट पूछा है तो आरएमएस करंट आ जाएगा Vrms डिवाइडेड बाय Z। तो Vrms की वैल्यू दे रखी है 100 और Z हो गया 20 तो ये 5 एम्पियर की आरएमएस करंट हो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिजिक्स में जो मुश्किल कैलकुलेशन है आप उसको आसान कर सकते हो, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपको इसमें बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं करनी। आप अगर कहीं पे राउंड ऑफ करके कैलकुलेशन को सिंपल बना सकते हो तो उस तरह से उसको सिंपल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है एन एसी सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। एक एसी सोर्स दे रखा है और उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। इज कनेक्टेड टू अ 50 मिली हेनरी इंडक्टर। उसको एक 50 मिली हेनरी 10⁻³ यानी कि 5 इंटू 10⁻² हेनरी ये इंडक्टर हो। एंड अ बल्ब, और एक बल्ब है। बल्ब है मतलब रेजिस्टेंस है। The bulb glows with some brightness. Calculate the capacitance of the capacitor to be connected in series with the circuit so that bulb glows with maximum brightness. तो अब इसमें कंडीशन दी हुई है कि बल्ब मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ ग्लो करता है। तो इसका मतलब है कि जो करंट है वो मैक्सिमम करंट होगी, है ना। और ये बताता है कि दिस इज अ कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस की कंडीशन होगी। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बतानी है, ये रजिस्टर के रेजिस्टेंस नहीं पूछे, ठीक है। तो रेजोनेंस के केस में जो ओमेगा होता है वो होता है 1/√LC और इसको अगर 2 पाई से डिवाइड कर दो तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/2 पाई √LC।
ठीक है, अब इससे हम इस एलसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको स्क्वायर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 1/, ये 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इंटू एल इंटू सी। हमें सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सी हो जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर, ये फ्रीक्वेंसी स्क्वायर भी नीचे चला जाएगा, इंटू एल। अब इन सब की वैल्यूज रख दीजिए तो कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो 1/4 पाई स्क्वायर 10 हो गया, पाई स्क्वायर को 10 रख देंगे, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर तो ये 50 इंटू 50 हो जाएगा, और एल की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10⁻², तो ये 5 इंटू 10⁻², तो इतना फैरेड इसकी कैपेसिटेंस आ जाएगी। तो देखिए 10⁻² इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, ये 10⁻² ने इन दोनों को कैंसिल कर दिया, ये नीचे आ जाएगा 5 5 जा 25 4 जा 100, 5 5 जा 25 4 जा 100 और 10,000, तो ये 5 इंटू 10⁻³ आ गया। इसको हम लिख सकते हैं, अगर 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 10 से नीचे, तो ये 2 हो जाएगा, और ये 10⁻⁻4, तो कैपेसिटेंस आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4 फैरेड। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कैलकुलेट द इम्पीडेंस एंड वॉटलेस करंट ऑफ एसी सर्किट। तो देखिए एक सर्किट दिया हुआ है, उसमें एक कैपेसिटेंस है और एक रेजिस्टेंस है, और 2 एम्पियर ये IRMS करंट दिया हुआ है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 40 वोल्ट है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 30 वोल्ट है, यानी कि VC दे रखा है 40 वोल्ट और VR दे रखा है 30 वोल्ट। तो इससे हम अप्लाइड वोल्टेज निकाल सकते हैं, तो V हो जाएगा √VC² प्लस VR²। तो VC² हो गया 40² और VR² हो गया 30², तो 1600 प्लस 900 2500 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 50 वोल्ट। तो V हो गया 50 वोल्ट। अभी जो नेट वोल्टेज है ये 50 वोल्ट आ गया। अब हम इससे करंट निकाल सकते हैं, तो IRMS VRMS डिवाइड बाई Z के इक्वल होता है, तो Z की वैल्यू हो जाएगी VRMS डिवाइडेड बाय IRMS। तो VRMS हो गया कितना 50 वोल्ट और IRMS 2 एम्पियर, तो 50/2 25 ओम, इम्पीडेंस हो गया 25 ओम। फिर उससे पूछा है वॉटलेस करंट ऑफ द AC सर्किट। AC सर्किट की वॉटलेस करंट कितनी होती है? देखो जैसे ये सपोज करिए कि नेट वोल्टेज है V और करंट है ये VR, करंट की फेज में होता है। सपोज करो कि इनके बीच में फेज डिफरेंस 5 है, तो वॉटलेस करंट तब होती है जब करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, ये देखिए पावर फैक्टर होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos⁵ फॉर वॉटलेस करंट। तो वॉटलेस करंट के लिए, वॉटलेस मतलब जिसमें पावर कंजम्पशन जीरो हो, पावर जीरो होना चाहिए। अगर VRMS और IRMS जीरो नहीं है तो पावर जीरो होने के लिए cos⁵ जीरो होना पड़ेगा। cos⁵ जीरो होने का मतलब है कि 90 डिग्री होना पड़ेगा।
तो वॉटलेस करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। अब जैसे ये करंट है तो हमने इसके करंट के इस करंट को हटा देंगे यहाँ। तो करंट को अगर हटा देंगे तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो इसके साथ आएगा आई कॉस फाई जो कि वोल्टेज की डायरेक्शन में होगा, और एक उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, ये वाला कंपोनेंट होगा आई साइन फाई। तो देखिए इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री हो। तो ये वाली जो करंट है, अगर आप इस वाली करंट को हटा देते हैं तो ये आई कॉस फाई और आई साइन फाई हो गया। आई साइन फाई और अप्लाइड वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, इसलिए आई साइन फाई को बोलते हैं वॉटलेस करंट। तो जो वॉटलेस करंट है वो आई साइन फाई के इक्वल होता है। अब आई साइन फाई की वैल्यू हमें निकालनी है, तो उसके लिए साइन फाई कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखिए यहां से साइन फाई की वैल्यू हो जाएगी, साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी, तो ये आ जाएगा बीसी अपॉन आर, बीसी अपॉन बी आर। तो बीसी की वैल्यू कितनी है? बीसी की वैल्यू हो जाएगी कॉस फाई से हम साइन फाई निकाल सकते हैं। कॉस फाई की वैल्यू आती है आर अपॉन जेड, जेड हमने निकाला हो, रेजिस्टेंस नहीं पता है। तो यहां से आप कैलकुलेट करिए 10 फाई इज इक्वल टू ये बीसी डिवाइड बाय बी। बीसी की वैल्यू कितनी है? 40 और बी हो जाएगा बी यानी कि 50, बी आरएमएस 50। तो इन दोनों को डिवाइड करिए तो 10 फाई की वैल्यू 4/5 के इक्वल होगी। तो 10 फाई अगर 4/5 के इक्वल है, सॉरी 10 फाई नहीं, बेस अपॉन हाइटनेस, ये साइन फाई की वैल्यू हो गई 4/5। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए वॉटलेस करंट की, तो करंट तो हो गया 25 और साइन फाई की वैल्यू हो गई 4/5, 5 से 5 टाइम्स तो 20 एम्पियर आ गया। तो वॉटलेस करंट की वैल्यू हो गई 20 एम्पियर। आई की वैल्यू 2 एम्पियर है, आई इज 2 एम्पियर, तो यहाँ पे इसको 2 रखेंगे, तो 2 इंटू 4/5, तो 2 इंटू 4 8/5 हो जाएगा, एंड 8/5 इज 1.6 एम्पियर। तो वॉटलेस करंट की वैल्यू हो जाएगी 1.6 एम्पियर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एन इंडक्टर ऑफ एन अननोन वैल्यू, एल की वैल्यू नहीं पता है, अ कैपेसिटर ऑफ 100 माइक्रोफैरड, कैपेसिटेंस की वैल्यू पता है 100 माइक्रोफैरड, यानी कि 10⁻⁻⁴ फैरड, एंड अ रेजिस्टर ऑफ 10 ओम, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, आर कनेक्टेड इन सीरीज टू आर 200 वोल्ट, बी दे रखा है 200 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दे रखा है 50 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया, इससे हम ओमेगा निकाल सकते हैं, तो 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। इट इज फाउंड दैट पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज यूनिट, पावर फैक्टर यूनिटी है, यूनिटी का मतलब 1 हो, यूनिटी का मतलब है 1,
पावर फैक्टर होता है cos फाइव, तो cos फाइव की वैल्यू 1 दे रखी है, जिससे कि फाइव 0 डिग्री के इक्वल हो। फाइव अगर 0 डिग्री के इक्वल होता है तो इसका मतलब ये रेजोनेंस कंडीशन है। हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, अगर पावर फैक्टर की वैल्यू 1 है तो डायरेक्ट रेजोनेंस कंडीशन होगी। तो पावर फैक्टर के यूनिट होने का मतलब 1 होने का मतलब है कि वो एक रेजोनेंस सर्किट है। आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 100 वोल्ट कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर एंड करंट एम्पलीट्यूड। एक तो इंडक्टर की वैल्यू बतानी है और करंट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब है कि मैक्सिमम करंट कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम करंट कितना हो। करंट एम्पलीट्यूड, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड का मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट बताना है, जिसको हम आई नॉट से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे ये जो वोल्टेज दिया हुआ है इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये वी आर एम एस की वैल्यू होगी। इससे जो हम कैलकुलेट करेंगे वो आई आर एम एस, और फिर आई आर एम एस से आई नॉट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए रेजोनेंस की कंडीशन में, इन रेजोनेंस रेजोनेंस की कंडीशन में एक्सएल एक्ससी के इक्वल होता है। एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, और जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/√LC के इक्वल होती है। तो यानी कि इसका स्क्वायर करोगे तो 1/LC के इक्वल आ जाएगा। हमें एल की वैल्यू निकालनी है, तो एल हो जाएगा 1/ω/r² इंटू सी। ओमेगा आर की वैल्यू डाल दीजिए। ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है 100 पाई, तो ये 100 पाई का स्क्वायर होगी इंटू सी। तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁴, और ये पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू सी। सी की वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻⁴। ये वैल्यूज हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करनी। तो देखिए 10⁻⁴ से 10⁴ कैंसिल हो जाएगा, और पाई स्क्वायर हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 10⁻⁻1 हेनरी। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है वो 10⁻⁻1 यानी कि 0.1 होगा, 0.1 हेनरी। फिर उससे पूछा है कि करंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू बताइए। तो रेजोनेंस के केस में जो Z है वो R के इक्वल होता है। इंपेडेंस मिनिमम होता है और उसकी वैल्यू रेजिस्टर के इक्वल होती है। तो जो IRMS है वो हो जाएगा VRMS डिवाइडेड बाय Z, और Z को हम R के इक्वल रख देंगे। अब इनकी वैल्यूज पुट करिए, तो VRMS हो जाएगा 200 वोल्ट, और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10। तो IRMS की वैल्यू 20 एम्पियर के इक्वल आ जाएगी। अब जो I नॉट है, IRMS होता है I नॉट बाय √2, यानी कि I नॉट की वैल्यू हो जाएगी √2 इंटू IRMS। तो ये √2 इंटू 20 यानी कि 20 √2 एम्पियर होगी। तो जो करंट एम्पलीट्यूड है यानी कि जो मैक्सिमम करंट की वैल्यू है वो 20 √2 एम्पियर आ जाएगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 छूट गया बीच में, वो भी बिल्कुल इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडक्टर दिया हुआ है 200 मिली हेनरी, यानी कि 200 इंटू 10⁻³ हेनरी।
कैपेसिटर 500 माइक्रोफैरेड, 500 into 10 raised power minus 6, यानी कि 5 into 10 raised power minus 4 फैरेड का कैपेसिटर दिया है। रजिस्टर 10 ओम, आर की वैल्यू 10 ओम दे रखी, कनेक्टेड विद 100 वोल्ट सोर्स, VRMS यानी कि V की वैल्यू 100 वोल्ट के इक्वल। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एट विच द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज यूनिटी। तो फ्रीक्वेंसी बतानी है जब पावर फैक्टर 1 के इक्वल हो। तो पावर फैक्टर के 1 के होने का मतलब है कि रेजोनेंस कंडीशन है, तो इसलिए जो फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है 1/2 पाई अंडर रूट LC। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी 1/2 पाई अंडर रूट LC। और अगर ओमेगा के टर्म्स में निकालेंगे फ्रीक्वेंसी को, हम ओमेगा के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। तो ओमेगा जो है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/अंडर रूट LC। L की वैल्यू क्या है? L है 2 into 10⁻⁻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 ⁻
पावर -4, तो ये हो जाएगा 1/5 टू द 10, ये कैंसिल हो जाएगा 10⁻⁻4, तो 1/10⁻², आ गया, यानी कि 10⁻² रेडियन पर सेकेंड। तो 100 रेडियन पर सेकेंड आ गया। फिर से पूछा है करंट एम्पलीट्यूड एट दिस फ्रीक्वेंसी, करंट एम्पलीट्यूड पूछा। तो पहले तो आई नॉट की वैल्यू निकालेंगे, आई आर एम एस की, तो ये हो जाएगा VRMS/Z, और रेजोनेंस के केस में जो Z है वो R के इक्वल होता है, तो VRMS की वैल्यू हो गई 100 और रेजिस्टेंस दे रखा है 10, तो IRMS 10 एम्पियर के इक्वल होता है, तो आई नॉट हो जाएगा √2 इंटू IRMS, √2 1.414 और IRMS 10 हो गया, ये 14.14 एम्पियर आ गया। क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू पूछिए, क्वालिटी फैक्टर कितना होगा? क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1/R√L/C। सबकी वैल्यूज पता है, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो 1/R, R हो गया 10 √L, L की वैल्यू हो गई 2 × 10⁻⁻1 और C की वैल्यू हो गई 5 × 10⁻⁻4, तो हो जाएगा 1/10 √2/5, ये 4 ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 10⁻3, एक 0 इसको दे दो तो 20/5 4 हो जाएगा, और ये 10⁻2 बचेगा, तो 2 × ये 10⁻2 10 बचेगा, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 2। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। An inductor of unknown value L and a resistor R in series are connected across a VRMS की वैल्यू दे रखी है 12 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दे रखा है 50 हर्ट्ज, इस सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। A current of 0.5 ampere flows in the circuit. करंट मतलब IRMS 0.5 ampere given. The current difference in phase from applied voltage by pi by 3 radian.
तो करंट का जो फेज डिफरेंस है वो वोल्टेज के साथ π/3 रेडियन का है। फाई की वैल्यू π/3 दे रखी है, तो आर की वैल्यू बताइए कि आर कितना हो, व्हाट इज आर। तो देखिए VRMS और IRMS, इससे हम Z कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Z आ जाएगा VRMS डिवाइड बाई IRMS। तो VRMS हो गया 12 और IRMS हो गया 0.5, दैट इज 1/2। फिर 2 ऊपर चला जाएगा, 24 ओम आ जाएगा, ये Z की वैल्यू है। अब देखिए जो cos फाई है उसकी वैल्यू होती है R/Z के इक्वल। फाई की वैल्यू दे रखी है π/3, तो ये cos π/3 हो गया। R की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और Z हो गया 24। तो cos 60 is 1/2 R/24, तो R की वैल्यू हो जाएगी 24 into 1/2, दैट इज 12 ओम। जो रेजिस्टेंस है वो 12 ओम के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है डिटरमाइन द करंट क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंस फॉर अ सीरीज LCR सर्किट विद L is equal to 1 मिली हेनरी। L की वैल्यू दे रखी है 1 मिली हेनरी, इसका मतलब 1 into 10⁻³ हेनरी हो। C is equal to 1 नैनोफैरेड। 1 नैनोफैरेड, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ और रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम। R is equal to 100 ohm given. Connected to an AC source having peak voltage of 100 volt. पीक वोल्टेज दे रखी है यानी कि V0 दे रखा है, ये 100 वोल्ट। तो क्वालिटी फैक्टर बताना है, इसमें क्वालिटी फैक्टर कितना हो। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1/R√L/C। V0 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो R की वैल्यू दे रखी है 100, L की वैल्यू दे रखी है 10⁻³ और C की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁹। ये 9 - 3 10⁻6 हो जाएगा और √10⁻3, तो 1000 डिवाइड बाई 100। तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 10। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये सारे क्वेश्चन आप खुद से भी करोगे, सिर्फ देखने से बात नहीं बनेगी, जब आप खुद करोगे तभी ये फॉर्मूले याद रह पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। When a circuit element X is connected across an AC source, a current of √2 ampere flows through it, and this current is in phase with the applied voltage. तो देखिए X के केस में जो करंट है वो √2 एम्पियर है with in phase of applied voltage, और ये अप्लाइड वोल्टेज की फेज में है, ठीक है। तो X जो है वो सर्किट एलिमेंट है, इसके बारे में बता रहे हैं। तो अगर करंट वोल्टेज की फेज में है तो इसका मतलब जो X है, जो एलिमेंट है, वो रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। इंडक्टर के केस में करंट पीछे होती है और कैपेसिटर के केस में करंट आगे होती है 90 डिग्री फेज से। तो इसमें कह रहा है कि वो फेज जो है वोल्टेज के साथ है, करंट इज इन फेज विद वोल्टेज।
तो इसका मतलब x की वैल्यू r के बराबर हो गई, कि x एक रजिस्टर है। When another element y is connected across the same AC source, the same current flows in the circuit, but it leads the voltage by pi by 2. y के केस में जो करंट है वो सेम है √2 एम्पियर, लेकिन वो लीड करती है, लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2। तो अगर करंट लीड करती है, इसका मतलब जो y है वो कैपेसिटर होगा। तो कैपेसिटर के केस में करंट आगे होती है, वोल्टेज पीछे होती है 90 डिग्री से, और करंट दोनों की सेम है। करंट सेम होने का क्या मतलब हुआ कि इसमें जो करंट होगी I वो V अपॉन एक्स सी के इक्वल होगी, और इसमें जो करंट होगी I वो V अपॉन R के इक्वल होगी। तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर कंपेयर करोगे तो देखो I के इक्वल है, V के इक्वल है, तो R किसके इक्वल होना चाहिए? XC के इक्वल होना चाहिए। यानी कि जो कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस है वो रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। तो पहले पार्ट तो उसने पूछा है नेम द सर्किट एलिमेंट X एंड Y, तो X तो रेजिस्टर हो गया और जो Y है वो कैपेसिटर होगा। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। Find the current that flows in the circuit when the series combination of X and Y is connected across the voltage. For series combination of X and Y, combination of X and Y, तो इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए करंट की वैल्यू पूछी। करंट कितना होगा? तो करंट हो जाएगा V अपॉन Z के इक्वल, और Z की वैल्यू होती है √XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। जो XC है वो भी R के इक्वल है, तो ये R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होगा, यानी कि V अपॉन 2R स्क्वायर, तो 1/√2 V अपॉन R, है ना। और ये जो करंट दे रखी है ये √2 एम्पियर के इक्वल, तो V अपॉन R की वैल्यू है √2 एम्पियर, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, और ये करंट जो है वो 1 एम्पियर हो। तो अगर अकेला हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो √2 एम्पियर की करंट आती है, अकेला कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं तो भी √2 एम्पियर की करंट आती है, लेकिन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो जो करंट है वो 1 एम्पियर की आ जाएगी। अब इसका ग्राफ बनाना है। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ द नेट इंपेडेंस ऑफ दिस सर्किट कॉम्बिनेशन ऑफ X एंड Y एज अ फंक्शन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो देखिए जो Z है उसका क्या फॉर्मूला होता है? Z इज इक्वल टू √XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C, तो ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब इम्पिडेंस फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाते हैं तो इम्पिडेंस पे उसका क्या फर्क पड़ेगा? ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये इम्पिडेंस हो गई। जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे इस वाले फैक्टर की वैल्यू डिक्रीज करेंगे, और जैसे जैसे ये कम होगा वैसे वैसे इम्पिडेंस भी कम होगा। तो जैसे जैसे हम इस ओमेगा को कम करेंगे वैसे वैसे इम्पिडेंस कम होगा, और इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ बनेगा, ये 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये जो इम्पिडेंस है ये कम होती चली जाएगी, और फाइनली जब ओमेगा इंफिनिटी हो जाएगा, जब ओमेगा इंफिनिटी हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और Z की वैल्यू R के बराबर हो जाएगी, यानी कि इंफिनिटी पे इम्पिडेंस मिनिमम होगा, और ये जो मिनिमम इम्पिडेंस है ये R के इक्वल होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे इम्पिडेंस की वैल्यू कम होती चली जाएगी, लेकिन रेजिस्टेंस से कम नहीं हो सकती। इस पे फर्क पड़ेगा सिर्फ XC के ऊपर। जब ओमेगा इंफिनिटी हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और Z जो है वो R के इक्वल हो जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें एक छोटा सा पार्ट बचा है 15-20 मिनट का, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो अभी हमने ये AC के जो कंपोनेंट्स थे सीरीज और
रेजोनेंस वगैरह वो सब पढ़े, न्यूमेरिकल से वो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा आपको। अब एक छोटा सा पार्ट है, नेक्स्ट क्लास में ये जो चैप्टर है खत्म हो जाएगा। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सर। ओके।